नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इंडियन स्टडी के हिंदी यूट्यूब चैनल पर। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में एसएससी जीडी कांस्टेबल का ऑनलाइन मॉक टेस्ट लिया गया है, जिसमें केवल हिंदी के क्वेश्चंस को कवर किया गया है। तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, आपको उसका टेस्ट देना होगा और एंड में आपको बताना होगा कि आपके इस टेस्ट में कितने नंबर आ रहे हैं और आप एसएससी जीडी के लिए कितना तैयार हैं। दोस्तों, मैं अनअकैडमी पर ही पढ़ाता हूं, तो अनअकैडमी पर मुझे फॉलो करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आपको अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है और वहां जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और मेरे द्वारा अपलोड किए गए कोर्सेज का लाभ उठा सकते हैं बिल्कुल फ्री में। पहला क्वेश्चन है आपका कि कामायनी के रचनाकार कौन है, ये हमको बताना है। प्रसाद, पंत, निराला या महादेवी वर्मा। प्रसाद का मतलब जयशंकर प्रसाद से है और ये सुमित्रा नंदन पंत और ये निराला और महादेवी वर्मा। तो जल्दी से बताइए कि कामायनी के रचनाकार कौन है। तो दोस्तों, अगर हम बात करें कामायनी के रचनाकार की, तो कामायनी के रचनाकार हैं आपके जयशंकर प्रसाद, यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन जो हो जाएगा वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि पानी पानी होने का क्या अर्थ है। पानी पानी मुहावरे का क्या अर्थ है, ये हमको बताना है। अत्यंत लज्जित होना, बाढ़ में गिर जाना, अत्यधिक प्रसन्न होना या दुखी होना। तो पानी पानी मुहावरे का जो आपका अर्थ होगा दोस्तों, वो क्या होगा, वो होगा आपका अत्यंत लज्जित होना, यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पानी पानी मुहावरे का अर्थ होगा आपका अत्यंत अत्यंत लज्जित होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अप उपसर्ग से निर्मित नहीं है, ये हमको बताना है। अपवाद, अधिगम, अपकीर्ति या अपक्रम। तो दोस्तों, ऐसा शब्द बताना है जो अप उपसर्ग से निर्मित, यानी कि अप उपसर्ग से नहीं बना हुआ है। तो आपको आसानी से दिख रहा होगा कि जो आपका अधिगम है ये आपका अप उपसर्ग से नहीं बना, यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन जो हो जाएगा वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बादल का पर्यायवाची नहीं है, ये हमको बताना है। बादल का पर्यायवाची जलधर, नभ्राज, अब्ध या धराधार। तो जल्दी से बताइए कि बादल का पर्यायवाची निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नहीं होगा। तो दोस्तों, अगर हम बात करें बादल के पर्यायवाची की, तो धराधार जो होगा वो आपका बादल का पर्यायवाची नहीं होगा। कौन सा दोस्तों, धराधार बादल का पर्यायवाची नहीं होगा, यानी कि इस क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन जो हो जाएगा वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि ब्रजभाषा हिंदी की किस उपभाषा की प्रसिद्ध बोली है, ये हमको बताना है। पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, पहाड़ी हिंदी या बिहारी हिंदी। तो दोस्तों, अगर हम बात करें ब्रजभाषा की कि ब्रजभाषा जो है वो हिंदी की किस उपभाषा की प्रसिद्ध बोली है, तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका पश्चिमी हिंदी। जी हाँ दोस्तों, ब्रजभाषा हिंदी की पश्चिमी हिंदी उपभाषा की प्रसिद्ध बोली है, यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बताइए दोस्तों, समझ में आया कि नहीं आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि अन्नाभाव किस प्रकार का समास है, ये हमको बताना है। तत्पुरुष समास, अव्ययी भाव समास, कर्मधारय समास या द्वंद्व समास। तो जल्दी से बताइए कि अन्नाभाव किस प्रकार का समास का उदाहरण है। तत्पुरुष, कर्मधारय, अव्ययी भाव या द्वंद्व। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा आपका तत्पुरुष समास, यानी कि इस क्वेश्चंस का पहला ऑप्शन जो हो जाएगा वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि पंचवटी में किस प्रकार का समास है। कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास, द्वंद्व समास या दिग्गु समास। तो देखो दोस्तों, मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि जिसका पहला पद संख्यावाचक होता है तो वहां पर आपका दिग्गु समास होता है। क्या होता है दोस्तों, दिग्गु समास। तो पंचवटी तो पहला पद संख्यावाचक है, तो यहाँ पर होगा आपका दिग्गु समास, यानी कि इस क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसका पहला पद जो है वो संख्यावाचक है। बताइए दोस्तों, समझ में आया कि नहीं आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निष्फल किस प्रकार की संधि है, ये हमको बताना है। दीर्घ स्वर संधि, विसर्ग संधि, व्यंजन संधि या इनमें से कोई नहीं। निष्फल जो है वो किस प्रकार की संधि है, जल्दी से बताइए। तो दोस्तों, अगर हम बात करें निष्फल की, तो निष्फल जो होगा वो आपकी विसर्ग संधि होगी। कौन सी दोस्तों, विसर्ग संधि होगी, यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन जो हो जाएगा वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि आरोह शब्द का विपरीतकारक शब्द क्या होगा, ये हमको बताना है। आरोह का हमको विपरीत यानी कि विलोम शब्द बताना है, क्या होगा? अवरोह, अवरोध, गतिमान या विरोध। तो दोस्तों अगर हम बात करें आरोह शब्द की विपरीत यानी कि विलोम शब्द की, तो आरोह शब्द का जो आपका विलोम शब्द होगा वो होगा आपका अवरोह। यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन जो हो जाएगा वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि लंबोदर किस प्रकार का शब्द है, ये हमको बताना है। ऋण शब्द, योग ऋण शब्द, यौगिक शब्द या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों अगर हम बात करें लंबोदर की, तो लंबोदर जो आपका शब्द है ये किस प्रकार का शब्द है? ये है आपका योग ऋण शब्द। जी हाँ दोस्तों, और लंबोदर जो है वो गणेश जी का पर्यायवाची भी है। तो लंबोदर जो आपका शब्द है वो आपका योग ऋण शब्द है। यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। सुरुचि, सुभाष, सरस, अनुराग, इस पंक्ति में किस प्रकार का अलंकार है, ये हमको बताना है। तो देख लो, अगर एक ही शब्द की आवृत्ति बार बार होती है तो वहां पर आपका अनुप्रास अलंकार होता है। देखो यहाँ पर एक शब्द यानी कि सा यहाँ पर भी आया, सा यहाँ पर भी आया, यहाँ पर भी आया, यहाँ पर भी आया। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका अनुप्रास अलंकार। क्यों? क्योंकि जब एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है तो वहां पर आपका अनुप्रास अलंकार होता है। यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कवि प्रिय किस रीति कालीन कवि की रचना है, ये हमको बताना है। बिहारी, मतीराम, दनानंद या केशव दास। तो दोस्तों अगर हम बात करें कवि प्रिया की, कि कवि प्रिया जो है वो किस रीतिकाली कवि की प्रसिद्ध रचना है, तो ये हो जाएगी आपकी किसकी दोस्तों? केशव दास की। यानी कि इस क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन जो हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कवि प्रिया केशव दास की प्रसिद्ध रचना है जो कि रीतिकालीन कवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली या साहित्य लहरी। तो दोस्तों आप सभी लोग जानते होंगे कि रामचरितमानस तो तुलसीदास की प्रसिद्ध रचना है, विनय पत्रिका भी तुलसीदास की प्रसिद्ध रचना है, कवितावली भी है, लेकिन साहित्य लहरी प्रसिद्ध रचना नहीं है तुलसीदास की। यानी कि इस क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि गंगा जल में कौन सा समास है? कर्मधारय समास, अव्ययी भाव समास, द्वंद्व समास या तत्पुरुष समास। तो दोस्तों अगर हम बात करें गंगा जल की, तो देखो गंगा जल का पहले हमको समास विग्रह आना चाहिए। इसका मतलब क्या है? गंगा का जल। और गंगा का जल जिसमें भी आपका किसका कारक चिन्हों का बोध होता है वहां पर आपका तत्पुरुष समास होता है। कई बार मैं आपको बता चुका हूं। तो इसलिए भैया गंगा जल में जो आपका समास होगा वो होगा आपका तत्पुरुष समास। यानी कि इस क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन जो हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गंगा जल का कौन सा समास होगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि प्रत्येक का सही संधि विच्छेद क्या होगा, ये हमको बताना है। और चार ऑप्शंस आपके सामने हैं और जल्दी से बताइए कि प्रत्येक में कौन सही संधि विच्छेद क्या होगा। प्रत्येक क्या, जल्दी बताइए। तो प्रत्येक का जो आपका सही संधि विच्छेद हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका प्रति प्लस एक। यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन जो हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्रति प्लस एक जो है वो प्रत्येक का सही संधि विच्छेद होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन आपका आ भी चुका है यूपी पुलिस कांस्टेबल में, कि तीन बेर खाती थी वे तीन बेर खाती है, इस पंक्ति में किस अलंकार की योजना है? अतिशयोक्ति अलंकार, यमक अलंकार, रूपक अलंकार या उपमा अलंकार। तो जल्दी से बताइए कि पंक्ति में कौन सा अलंकार है, और ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। तो दोस्तों तीन बेर खाती वे तीन बेर खाती है, इस पंक्ति में जो आपका अलंकार है वह कौन सा अलंकार हो जाएगा? वह हो जाएगा आपका कौन सा? यमक अलंकार। यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। तो पंक्ति में कौन सा अलंकार होगा? यमक अलंकार। नेक्स्ट है आपका कि जगदीश किस संधि का उदाहरण है, जल्दी से बताइए। अयादि संधि, गुण संधि, व्यंजन संधि या विसर्ग संधि। तो दोस्तों अगर हम बात करें जगदीश की, कि भैया जगदीश जो है वो किस संधि का उदाहरण है, तो जगदीश जो है वो आपका व्यंजन संधि का उदाहरण है। यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जगदीश में कौन सी संधि होगी? जगदीश में होगी आपकी व्यंजन संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि महीप का सही संधि विच्छेद क्या होगा, जल्दी से बताइए। महीप का सही संधि विच्छेद, और चार ऑप्शंस आपके सामने, और जल्दी बताइए कि महीप का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो दोस्तों अगर हम बात करें महीप के सही संधि विच्छेद की, तो महीप का जो आपका सही संधि विच्छेद हो जाएगा वो हो जाएगा आपका मही प्लस इप। यानी कि इस क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आपका कि गगनचुंबी किस प्रकार का समास है। गगनचुंबी यानी कि गगन को चूमने वाला, और जिसमें मैंने आपको बता दिया कि कारक चिन्हों का बोध होता है वहां पर आपका तत्पुरुष समास होता है, और को जो है वो आपका एक कारक चिन्ह है। तो यहाँ पर आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका तत्पुरुष समास, यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका कि ईद के चांद मुहावरे का सही अर्थ क्या है। कभी कभी दिखना, बहुत प्यारा, कपटी मित्र, या संतोष करना। तो ईद के चांद मुहावरे का जो आपका सही अर्थ है वो है आपका कभी कभी दिखना, यानी कि इस क्वेश्चंस का पहला ऑप्शन जो हो जाएगा वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे आपके 20 मोस्ट इंपोर्टेंट हिंदी के क्वेश्चंस। अब आपको ईमानदारी के साथ बताना है कि आपके इसमें कितने नंबर आ रहे हैं। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।